अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, हैप्पी मंडे। इट्स अ ब्रांड न्यू वीक, इट्स अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। अगर आप कोरोना वायरस से इन केस लड़ रहे हैं, नंबर आजमा हैं, आप इस बीमारी का शिकार हैं, तो हमारी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह यू विल रिकवर सून। और अगर आप बचे हुए हैं तो हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और आप बचे रहें। जनाब हुमा के बारे में आज हमें कभी इम्कान था कि आज वापस आ जाएंगी। उनका कल टेस्ट हुआ है अगेन आफ्टर 14 डेज। इंशाअल्लाह एज सून एज शी गेट्स अ क्लियरेंस टेस्ट के बाद तो शी विल बी बैक टू द स्टूडियोज और आप सबसे हम एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे उनका कि उन्होंने इस बीमारी को किस तरह से शिकस्त दी, और पर्टिकुलरली जब उनकी बुजुर्ग वालदा और उनके घर में दीगर अफराद भी बीमार थे तो क्या सिलसिला बना रहा। हमारे पास बहुत कुछ है आज के शो में, बड़े ही स्पेशल गेस्ट, बड़े अरसे बाद आज हमने इनको दावत दी है। आसिम अजहर विल बी ज्वाइनिंग अस, वादा किया था आपसे ओवर द वीकेंड, और इन्होंने जो नया गाना रिलीज किया है, तुम हम समथिंग लाइक दिस, हम तुम नहीं है लेकिन ठीक है, तो वो हम आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, और उस गाने के पीछे क्या कहानी है, क्या सोच है, किस तरह से बना, और क्वारंटीन में क्या वीडियो बनी है उससे पहले बन गई थी, ये सारे सवालात हम आसिम अजहर के सामने रखेंगे। लियारी नदी के किनारे कराची का एक बहुत बड़ा अर्बन फॉरेस्ट उगाने की भी कोशिश हो रही है। इसमें जो इदारे काम कर रहे हैं वो तो करें ही, इसको ज़रा साइलेंट पे कर लें, लेकिन इसमें शहरी, मैं कहता हूँ एक इनिशिएटिव शहरियों का भी इख्तियार होना चाहिए, उनको भी शुरू करना चाहिए कि आप एक सर्टन अमाउंट रखते हैं और आप लोगों को एक्सेस दें कि वो अपने नाम से जाकर लियारी नदी के इर्द गिर्द, जो लियारी एक्सप्रेस वे है ना, उसके गिर्द जो बहुत सारी ज़मीन है और वो मट्टी है और वहाँ पर ज़ाहिर है बरसाती नाला भी है, तो वहाँ पे जाके शहरी अपने नाम का पौधा लगा सकें और इस तरह से बहुत सारे पौधे, बहुत सारे दरख्त हो जाएंगे और माहौल को और इस शहर की आलूदगी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, उससे आलूदगी कम हो जाएगी। अभी ज़रा हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जिसने वालिदैन को पर्टिकुलरली बड़ा परेशान करके रख दिया है। लाहौर के स्कूल में हिरासानी का मामला अभी किसी करवट बैठा नहीं है कि सरगोदा में टीचर की तालबा से ज़्यादती की खबर आ गई है। साफ नज़र आ रहा है तालबात को तालीमी इदारों में महफूज बनाने के लिए मज़ीद सख्त और खुसूसी इक़दाम की ज़रूरत है। सरगोदा के निजी कॉलेज के टीचर आदिल पर तालबा से ज़्यादती का इल्जाम था। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में तालबा से ज़्यादती साबित हो गई। मुलजिम ने भी इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म किया है। पुलिस मुलजिम की मुअव्विन साथी खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है। दूसरी जानिब लाहौर ग्रामर स्कूल की बात करें तो लाहौर ग्रामर स्कूल हिरासानी केस में पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना है कि बहुत सारे स्कूलों से हिरासानी की शिकायत मिल रही हैं। पेरेंट्स गालिबन उनसे खुद बराह रास्त रब्ता कर रहे हैं, उनको सारे वाक़यात बता रहे हैं, लेकिन जब तक कोई बाकायदा शिकायत दर्ज नहीं होगी हुकूमत कैसे कार्रवाई कर सकती है। मुराद राज ने कहा कि जहां तालिबात हों वहां मर्द असातिज़ा को नौकरी पर ना रखा जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये मुनासिब भी नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। हमारे माइंड सेट कैसे जा सकते हैं कि उस्ताद एक टीचर का रिश्ता बिल्कुल रूहानी बाप जैसा होता है, कैसे किसी इंसान के जहन में यह ख्याल भी गुजर सकता है कि वो अपनी तालिबात के साथ इस तरह का कुछ कर गुजरने का सोचे। मुराद राज साहब का क्या कहना है, ये ज़रा सुनिए। मुझे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते कुछ स्टूडेंट्स भी मिलने के लिए आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स भी मिलने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ निकालना नहीं है, आगे भी हमने देखना है क्या करना है। सो मैं सिर्फ कंप्लेंट का वेट कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी स्टेप्स लेने वो लेंगे, और लॉज जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आप देखना हमारे कंप्लीट होके अगले 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, जो फिर हम लॉ डिपार्टमेंट भिजवा दें। इससे पहले हमारे ही शो में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा था कि हिरासानी के मुजरिमों से कोई रियायत नहीं होगी। मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम जो हमारी बच्चियां स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये अपील है कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना। अब तो हरासमेंट लॉज इतने हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जो भी विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। हुकूमती अहदेदारों की जानिब से यह एतराफ़ इंतहाई तशवीशनाक कि कई इदारों में हिरासानी के वाक़यात हो रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ वालिदैन को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली वालिदैन का किरदार यहाँ बहुत अहम है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस केस को आगे लेकर भी चल रहा है, उन्होंने बाकायदा FIR की भी दरख्वास्त दी है। बहुत शुक्रिया सारा, आपने वक्त दिया। सारा, लाहौर के निजी स्कूल का मामला, स्कूल में तालिबात के साथ जो हुआ, इस मामले पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी एक फरीक अब बन के सामने आया है। खुद मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करा दिया है। आपको क्यों लगा कि इस मामले में ब्यूरो को खुद आगे आना होगा? जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे उनकी आवाज़ों को दबाया गया कि वो कंप्लेन ऊपर ना कर सकें। तो हमने ये चीज़ देखते हुए, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मैंडेट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3K पार्ट 5
उसमें चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस का जिक्र है, हमारा जो PDNC एक्ट है। और इसी को देखते हुए हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस भी रही कि जितने भी पंजाब में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आए हैं उनमें हमने इंटरवीन किया है और उन पर एक्शन लिया है। तो इसी तरह जिस तरह हमने सारे केसेस को किया, ये केस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम ही बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो हमने फिर अपने एज ए कंप्लेनेंट खुद बने और हमने पुलिस को हमने रजिस्टर करने के लिए FIR एक एप्लीकेशन जमा करवाई, जिसके बाद एक FIR हमारी कंप्लेंट पर हो भी गई है रजिस्टर। चलें, अब आपकी कंप्लेंट पर FIR भी रजिस्टर हो गई है, दैट इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस। लेकिन अब तक सारा इससे कबल जो सामने आया है, आपको लगता है कि तालिबात के साथ इंसाफ हुआ? स्कूल इंतज़ामिया जो कर सकती थी उन्होंने किया, उन्होंने टीचर्स को वैसे तो सिर्फ बरतरफ ही किया, या फिर हुकूमत ने पूरी तवज्जो से इस मामले को आगे बढ़ाया है? व्हाट डू यू थिंक, क्या किरदार रहा स्कूल इंतज़ामिया का और हुकूमत का? बिल्कुल, हम जो मुझे नज़र आया है, अकॉर्डिंग टू दैट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका नोटिस लिया। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद रॉस, वो खुद इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स जो रेलिवेंट थे उन्होंने इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, अपनी इंक्वायरी की है और बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल सामने आया है इस मैटर के ऊपर। अच्छा सारा, यकीनन हमने भी देखा मुराद राज हैज़ बीन रियली प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक ये केस है, लेकिन मजमूई तौर पर भी इस मामले को देखने की ज़रूरत तो है। ज़ाहिर है इन्हीं दिनों में एक कॉलेज टीचर की तालिबा के साथ ज़्यादती, मुबैना ज़्यादती की खबर भी सामने आ गई। तालीमी इदारों में ये जो मसला मौजूद है, इससे पहले बहुत कम बात हुई है इस पर, लेकिन ये मसला शुरू से एग्जिस्ट करता है, अब ज़्यादा खुल के बात सामने आने लगी है। अब इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? क्या कवानीन मज़ीद सख्त बनाने होंगे? हर पर्टिकुलर स्कूल को अपने अंदर का माहौल कैसा चल रहा है उस पर चेक एंड बैलेंस के लिए खुसूसी कमेटी बनानी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें कवानीन बनाने की ज़रूरत है। इन जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, और इस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को अपना प्रपोजल और अपनी रिकमेंडेशंस भी भेज रही है, ताकि लॉ में जो है वो जो है इसका एक्ट जिसमें लॉ जो है वो बन सके। और दूसरी बात ये कि मुझे पर्सनली लगता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ का हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जिसका एक मेंबर जो है वो प्रिंसिपल भी हो, उसमें काउंसलर भी हो, उसमें साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट भी हो, और स्टूडेंट बॉडी से भी कोई हो, और पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन भी हो, ताकि एक ऐसी कमेटी बने हर स्कूल में, वहाँ जहाँ बच्चे अपने आराम से विद ईज एंड विद सेफ्टी और उनकी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखा जाए, वो आके केसेस रिपोर्ट कर सके। शुक्रिया सारा अहमद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस मामले में अहम फरीक बन गया है, FIR भी इन्होंने अपने तय दर्ज करा दी है। इस मामले पे हम बात करते रहेंगे, वील कीप फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन एक और मामला, एक और वाक़या जिसका हमने इब्तिदा में तस्करा किया था, और वो वाक़या है सरगोदा से रिपोर्ट हुआ। बहुत ही इंतहा अफसोसनाक वाक़या कि एक टीचर की मुबैना ज़्यादती का मामला सामने आया है एक तालिबा के साथ। मलिक असगर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा डिटेल लेते हैं कि है क्या मामला। मलिक असगर, सबसे पहले तो ये बता दें कि पुलिस को इस वाक़े का कैसे पता चला? क्या बाकायदा कोई दरख्वास्त, कोई कंप्लेंट पुलिस तक पहुंची है, और क्या टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या मामला है इस वक्त? ये बायो का उस्ताद है, इसने तालबा के घर टेलीफोन किया कि कॉलेज में खुसूसी क्लासेस का अजरा हो गया है। किसी खातून के ज़रिए प्रिंसिपल बनकर, जाली प्रिंसिपल बनकर ये टेलीफोन किया गया। जब ये कॉलेज आई तालबा, तो वहाँ पर बायो का ये टीचर मौजूद था, जो इस तालबा को अपनी फ्लैट पर ले गया और जहाँ इसको अपनी हवस का निशाना बनाया, और बाद में इस तालबा को नींद बेहोशी की हालत में कॉलेज के गेट पर फेंक कर फरार हो गया। तालबा का वालिद और भाई इसको लेकर थाने आए। पुलिस ने 28 जून को इस जो उस्ताद है उसके खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। जी यकीनन पुलिस ने इस हवाले से जो ज़्यादती करने वाला तालबा से उस्ताद है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का ये दावा है कि मुलज़म ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। DNA भी हासिल कर लिया गया है, जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया गया है। इस उस्ताद ने दौरान हिरासत पुलिस के पास अपने मोबाइल से वो वीडियो भी डिलीट की, जिसमें वो तालबा की वीडियो भी बनाता रहा। पुलिस का ये कहना है कि वो वीडियो भी हमने फ्रांसिक के लिए भिजवा दी है। मुलज़म को जेल भेज दिया गया है।
मुलजिम को जेल भेज दिया गया है, लेकिन कितना दिल दहला देने वाला वाक़या। और आप सोचिए कि उन तलबा, उन तालिबात और उन वालिदैन का एतमाद क्या रह जाएगा असातिज़ा पे, तालीमी इदारों पे, जिनको ये वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप खौफ के मारे अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजना छोड़ दें। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मज़ीद विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, आपको मज़ीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और आपको अपने बच्चों और बच्चियों को ये एम्पावर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई उनकी तरफ बुरी नीयत से देखे भी, या उनको कोई डबल मीनिंग मैसेज करे, या उनको गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करे, तो उन्होंने शोर मचाना है, उन्होंने रौला डालना है, उन्होंने अपने वालिदैन को बताना है, उन्होंने प्रिंसिपल को बताना है, उन्होंने स्कूल में, क्लास में दीगर लोगों को बताना है, चुप करके बैठ नहीं जाना। इन वाक़यात से हमें यही सीखना है कि हमने अपने बच्चों को एम्पावर करना है। सो यस, दैट्स वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न एंड फॉलो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना है ये कि मंगू उर्फ डोंकी किंग के चाहने वालों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। और हुआ ये है कि 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने के बाद आज़ाद नगर का राजा, डोंकी राजा, अब अमेरिका और बरतानिया के अवाम में खुशियाँ फैलाने अंग्रेज़ी ज़ुबान में आ गया। मैं आई वॉज सो थॉरली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने गाने भी सारे अंग्रेज़ी में कर दिए हैं। I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. When I am king, डोंकी मंगू इज़ द न्यू किंग। ये जो उर्दू वर्जन है ना, डोंकी राजा, उसका अंग्रेज़ी वर्जन ये सामने आया है। अमेरिका और बरतानिया में मकीम अवाम अब मंगू की शरारतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लेकिन कैसे? सिनेमा में नहीं। आपको पता है सिनेमा तो आजकल बंद है, इसलिए बेहतरीन तरीका निकाला गया है अमेज़ॉन प्राइम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपना कंटेंट दे सकते हैं, और अमेज़ॉन प्राइम पे अमेरिका और बरतानिया में डोंकी किंग अब अवेलेबल होगी फॉर ऑल दोज़ जिन्होंने उर्दू में ये फिल्म नहीं देखी और नहीं समझ सके, अंग्रेजी में देखेंगे, एंजॉय करेंगे। But you elected a donkey, only you. And we must change with those changing times, or the times will simply change without us. If we can't use them in the circus, we can sell their skins, or perhaps we'll sell them for animal testing. अजीज़ जिंदानी, तलिस्मान स्टूडियोज़ और जियो फिल्म्स के लिए तो यकीनन ये एजाज़ है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको हमने एक बहुत ही अहम मामले से मुताल्लिक अपडेट देनी है। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार बोराई, पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री इश्क़ की GIT रिपोर्ट्स आज बाज़ाब्ता तौर पर जारी की जाएंगी। इंतहाई अहम होंगी ये रिपोर्ट्स। PTI की जानिब से इन रिपोर्ट्स को सामने लाने का मुतालबा बहुत अरसे से किया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा अली जैदी के ऐसे दावों को गलत करार दिया कि इन रिपोर्ट्स में पीपल्स पार्टी क़यादत का कोई जिक्र है। PITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूँगा इस वक्त कि इस पूरी GIT रिपोर्ट में कहीं पर भी आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच GIT रिपोर्ट के हवाले से दावा करते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात आयद किए थे। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये GIT कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उज़ैर ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported उज़ैर बलोच with arms and finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि सूबाई हुकूमत जो रिपोर्ट सामने ला रही है वो जाली है। ये कोई जाली GIT पब्लिक करने जा रहे होंगे, चूंकि ये हो नहीं सकता कि उज़ैर बलोच के ऊपर GIT हो और उसका सरपरस्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ना हो। कोई फिक्टिशियस GIT, कोई मैनिपुलेटेड GIT, कोई डिजाइन GIT, कोई 2 नंबर GIT लगता है कि बना ली होगी आपने। माशाल्लाह जो जाली अकाउंट्स के मास्टर हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं।
इल्ज़ामात की सियासत अपनी जगह, अब बहरहाल पीपल्स पार्टी ने रिपोर्ट्स आम करने का फैसला किया है तो बहुत सारों की नज़रें उन रिपोर्ट्स पर भी लगी हैं। बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसके मुताबिक बल्दिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर मनसूबाबंदी के तहत जलाई गई। ये कोई इंसिडेंट नहीं था। इस वाक़े में 260 अफराद जिंदा झुलस गए थे, जब आग हुए थे, दर्जनों जख्मी हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि सानेहा बल्दिया में हम्माद सिद्दीकी और अब्दुर्रहमान भोला का हाथ था। FIR दहशतगर्दी के बजाय आम कत्ल के वाक़े के तौर पर काटी गई, जिसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को हुआ होना नहीं चाहिए था। ज़ाहिर है ये सब कुछ। JIT ने सानेहा बल्दिया टाउन की FIR असर-ए-नौ दर्ज करने की सिफारिश की है। इल्ज़ाम है कि कराची पुलिस ने बल्दिया फैक्ट्री सानेहे के केस को जानिबदाराना अंदाज में चलाया। उस वक्त जो हालात थे सबके सामने ही हैं। मज़हर साहब, वैसे तो पहले भी ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल मोहर लग गई है कि मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार के। जो सानेहा बल्दिया फैक्ट्री था, ये बाकायदा प्लान के तहत, मनसूबाबंदी के तहत एक वाक़या किया गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। 260 लोग तो इसमें ज़िंदा जल गए। कितने घराने मुतासिर हुए, यकीनन सोच के भी अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दीगर JITs जो आज सामने आ रही हैं, जिस पे बाज़ पे तो PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या समझते हैं, क्या मुज़मिरात होंगे इसके सिंध की सियासत पे, वफाक में सियासत पे? अब्दुल्ला, देखिए अभी आपने जो 2-3 JITs का जिक्र किया, 2 JITs का आपने जिक्र किया, मेरी नज़र में तीसरी JIT मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा अहमियत है और वो है निसार मुरई की। और वो क्योंकि फिशरी कोऑपरेटिंग हाउसिंग कह रहा हूँ, फिशरी सोसाइटी के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल वाटर्स भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ से लोगों को फिशरीज़ के कार्ड्स दे दिए जाते थे, उससे वो स्मगलिंग होते थे। बाद में ये पता चला कि लॉन्चेस के ज़रिए असला भी स्मगल होता था, लॉन्चेस के ज़रिए पैसे भी बाहर जाया करते थे। ये सारी चीज़ें देखना है ये कि उस JIT में क्या है। दूसरी JIT बल्दिया फैक्ट्री वाली जो JIT है, बल्दिया फैक्ट्री की JIT की इसलिए अब मेरी नज़र में ज़्यादा अहमियत नहीं है क्योंकि वो केस ही ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और वो तकरीबन जो मैंने आखिरी हेयरिंग उसकी पढ़ी थी, उसमें क्लोजिंग आर्गूमेंट्स हो गए थे या होने वाले थे। तो JITs के सामने आने का इसलिए मेरी नज़र में बल्दिया फैक्ट्री की अहमियत नहीं है क्योंकि फ़ैसला ही आने वाला है। तो जब फ़ैसला आने वाला है तो JIT की अहमियत वैसे भी नहीं होती, और अदरवाइज़ भी JIT जो है उसकी कोई लीगल बाइंडिंग्स नहीं होती, उसकी कोई लीगल अहमियत नहीं होती। जिस चीज़ का अली जैदी साहब और PTI का प्रॉब्लम ये है कि वो एकदम जंप टू द कंक्लूजन कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कि वो किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। जिस चीज़ का अली जैदी गालिबन जिक्र कर रहे हैं वो JIT नहीं है, वो उज़ैर बलोच का बयान हलफ़ी है जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने 28 अप्रैल 2016 को दिया था, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं उसके लिहाज से। और वो एक सिविल फैमिली मजिस्ट्रेट थे जिनके सामने उन्होंने ये बयान दिया था। उस बयान में ज़रूर जिक्र है जिनका नाम अभी आप बता रहे थे, जिसमें सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम है, कादिर पटेल का नाम है और दीगर लोगों के, परियाल तालपुर साहिबा का नाम भी उसमें है। लेकिन उसमें परियाल तालपुर साहिबा का जो जिक्र है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अली जैदी बयान कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिक्र है, ताल्लुकात हैं, और इन सब को छोड़ दें, JIT भी छोड़ दें, बयान हल्फी भी छोड़ दें। जो वाक़यात हैं उसको कल एक प्रोग्राम में शर्मीला फारूकी साहिबा ने ये बताया कि एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें लियारी ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया था, जिसकी शदीद मुखालफत जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो उस वक्त सूबाई वज़ीर दाखिला थे। अब जो चीज़ समझ से बालातर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ऑन हिज ओन काम कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि कराची शहर में जो है वो कत्ले आम हो रहा हो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बरमला ये कह रहे हों कि जो है वो पीपल गम कमेटी को उन्होंने 1 लाख के करीब असला के लाइसेंस दिए हैं उनके और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। अब दहशत गर्दी को ख़त्म अगर इस तरीके से किया जा रहा था तो फिर सिंध हुकूमत, कायम अली शाह, अब ये भी बात की जा रही है कि कायम अली शाह की वो बात नहीं सुनते थे, आसिफ जरदारी का फ़ोन नहीं उठाते थे। एक आदमी आपके सूबे का वज़ीर दाखिला है और वो किसी की बात नहीं मान रहा, लेकिन वो वज़ीर दाखिला मौजूद है। और बाद में सिर्फ एक आदमी उस दौरान मैं चूँकि उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैंने फॉलो किया था,
एक आदमी जो उस वक्त भी उसकी मुखालफत कर रहा था, वो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को काबू करें और उज़ैर बलोच या लियारी गैंग पर हाथ रखकर आप लियारी में पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो थे नबील गबोल जो MNA थे, इलाके के MNA थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस इलाके में उनका दाखिला बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्स हैं, इसमें GIT या कन्फेशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। ये तो उस वक्त के अखबारात की आप क्लिपिंग्स उठा लें, उस वक्त के टेलीविज़न के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कॉन्फ्रेंसेज उठा लें, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, ये इस वक्त में क्यों सामने लाई जा रही हैं तमाम JIT? ज़ाहिर है बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी है, ऑल्दो हलीम आदिल शेख ने तो अब ये कह दिया है कि जाली JITs जो हैं वो सामने ला रहे हैं। एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा ये कि इतना टाइम क्यों लग गया ये हक़ाइक़ सामने लाने में? देखिए, पहली चीज़ ये कि ये बहुत JITs जो आज से नहीं, ये 90s से हैं, और 90s से JITs का एक सिलसिला शुरू हो गया है जिससे ज़्यादातर केसेस में केसेस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर क्राइम हो उसके लिए उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है। JIT क्या होती है? JIT एक मुल्ज़िम को सामने बैठा के उसका बयान ले लिया जाता है जो वो अदालत में जाके मुकर जाता है। जिस तरह वो 161 के स्टेटमेंट से मुकर जाता है, JIT से भी मुकर जाता है कि जी मैं कस्टडी में था, मैं क्या करता, मैंने कन्फेस। इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्रिमिनल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हमारे यहाँ मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिशें होती हैं। बहुत सी JITs मेरी नज़र से गुजरी हैं जिसमें पॉइंट ब्लैंक जो है मारा गया, लेकिन ये कहा गया कि ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और इस तरह की चीज़ें 94 में जितनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई, उनकी अगर आप जुडिशल रिपोर्ट्स उठा के देख लें तो उसमें यही चीज़ें आपको सामने आएंगी, यही बातें सामने आएंगी आपको। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब से JIT का सिलसिला शुरू हो उसकी पॉलिटिकल अहमियत होती है। हाँ, जब उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री की आज और निसार मुराई की वो आएगी तो उसकी बुनियाद पे PTI की तरफ से भी शोर आएगा, दूसरी तरफ से भी शोर आएगा। हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कोई वो करे, क्योंकि उज़ैर बलोच कस्टडी में हैं, बल्दिया फैक्ट्री के मुल्ज़मान कस्टडी में हैं, दोनों के अपने अपने मुकदमात चल रहे हैं। उज़ैर बलोच तो कोई तकरीबन 1 साल मिलिट्री कोर्ट के पास होकर आए हैं, मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास थे। तो ये सारी चीज़ें सियासी हैं। इस वक्त इसलिए आया क्योंकि अली ज़ैदी साहब अदालत गए थे और अली ज़ैदी साहब ने ये कहा था कि जी JIT की रिपोर्ट स्प्लिट की जाए। अब अली ज़ैदी साहब इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा जो है वो अदालत में चल रहा है, उज़ैर बलोच के मुकदमात अदालत में हैं। तो JIT के आने से सिर्फ ये होगा कि हाँ उज़ैर बलोच ने ये बयान दिया है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है मज़हर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। कल आपकी सालगिरह थी। कल वैसे दिन की और भी बहुत सारी बातों की वजह से अहम है कल का गुज़श्ता रोज़ का दिन, लेकिन कल आपकी सालगिरह की वजह से भी जियो न्यूज़ के लिए बड़ा अहम है। तो आई होप यू हैड अ ग्रेट बर्थडे और शुक्रिया वंस अगेन आपका। इस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ हमारे शहरों को, हमारे मौसमों को असरअंदाज कर रही हैं। आपको पता है गर्मियाँ देर से आती हैं, देर से जाती हैं, सर्दियाँ डिलेड आती हैं, डिले से जा रही हैं, और इसकी वजह से ज़ाहिर है फसलें भी मुतासिर हो रही हैं। हमारे यहाँ फॉरेस्टेशन की, दरख्त लगाने की अशद ज़रूरत है। बड़े शहरों में जो सूरत हाल हो गई है, जो एयर क्वालिटी है, उसको बचाने के लिए दरख्त लगाने की अशद ज़रूरत है। और कराची की लियारी नदी जैसे आज नज़र आ रही है, माजी में ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। कभी यहाँ एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे साफ पानी बहता था और इसके दोनों जानिब हरियाली भी थी, जिसे देखकर लोगों को फ़र्क बख्श एहसास होता था। कुछ लोगों की कोशिश है कि माजी के ये खूबसूरत मनाजिर फिर से बहाल हो जाएं। उज़्मा अल करीम हमें बता रही हैं कि किस तरह से ये कोशिश की जा रही है। जी जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं लियारी रिवर पे, और एक ज़माने में कहा जाता है कि 1970 तक यहाँ पर बाकायदा दरिया बहा करता था और साफ़ पानी था जिसमें मछलियाँ भी हुआ करती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कचरे का ढेर बनता गया और यहाँ पर दरिया जो है वो नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। अब हमें यहाँ कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है और प्राइवेटली जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसको बाद में सिंध गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। आज आप ये जो देख रहे हैं, जो 5 किलोमीटर का एरिया प्लांटेशन आप पूरी देख रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट तो हर कोई दे देता है, एग्जीक्यूशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आए। साल के अरसे में हमने सारा इसको प्लान किया। इस वक्त जो है हमने यहाँ पे चीकू, गुआवा, जामन, मलबरी, मैंगो, इमली,
ये पौधे लगाए हुए हैं फ्रूट साइड पे जो है ना। अच्छा, जब बारिश का पानी आएगा तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और ये हम देखते हैं कि ये सब जगह पे पानी पानी होता है, तो दरख्तों को नुकसान नहीं होगा? शेरशाह पुल की तरफ हमने एक बंद दिया हुआ है कि डायरेक्ट पानी ना आए, भले ओवरफ्लो करके आएगा तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी तो पहले तो इसको फ़ायदा ही देगी। अभी ये जो है ना, आपको देखिए अभी 1 एकड़ का अभी 1/4 है ना, उसमें हमने 1500 पौधे लगाए। हमें अब सैर कराएंगे कौन कौन से पौधे आपने कहाँ लगाए? बिल्कुल, हम आप बैठते हैं अभी, इंशाल्लाह आपको उधर से शुरू करते हैं और आखिर तक लेके जाते हैं। चले ठीक। यहाँ बहुत खूबसूरत मैं प्लांट्स देख रही हूँ और आई एम श्योर कि जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो ये पूरा पार्क जो है एक मुख्तलिफ रंग देगा। तो हमें खुशी है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम भी उसमें शामिल हैं, साथ हैं। यहाँ मुझे एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई और वो ये थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर यहाँ इन्होंने बताया कि वाटर बोर्ड, उसके अलावा जो डीसी ऑफिसर्स हैं और मुख्तलिफ डीसीज़ जो हैं वो मिलकर यहाँ पे काम कर रही हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ। वहाँ पे कचरा बहुत है। ये है कचरा कुंडी थी जिसको हमने कन्वर्ट किया अभी लैंडस्केपिंग। इसको 3 फुट नीचे निकाली है मिट्टी, उसमें दूसरी नई मिट्टी डाली है ना। अच्छा, पौधे लगने से ग्रीन ग्रीन जब होगा तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? घर पे पड़ा है। आज मैंने यहाँ लियारी रिवर के अंदर बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेल लिया। ये लीजिए बेटा, थैंक यू सो मच। ये बच्चे यहाँ बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन अगर इन बच्चों को खेलने के लिए एक खुशगवार हरा भरा माहौल मिल जाता है और उनकी खेलने की मुख्तलिफ जगहें भी बन जाती हैं, तो न सिर्फ ये इन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि कराची के माहौल और उसके टेम्परेचर पर भी एक बहुत मस्बत असर डालेगा। वंडरफुल जनाब, चाहे ये वाला इनिशिएटिव हो जो कि सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे और एक्चुअली एक्सप्रेस वे से गुजरते हुए आपको इर्द गिर्द हरियाली नज़र आएगी, सिर्फ बंजर ज़मीन और कूड़े के ढेर नहीं। या फिर वज़ीर आज़म ने जो 15 नेशनल पार्क्स मुल्क में बनाने का इनिशिएटिव लिया है और उसमें नौजवानों को नौकरियाँ भी दी जाएंगी, इस किस्म के इनिशिएटिव्स की एक्चुअली ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें माहौल को बचाना है तो ही हम मुल्क को बचा सकेंगे। हम दरख्तों की बात कर रहे हैं, दरख्त लगाने की, दरख्त उगाने की बात कर रहे हैं। बाय द वे, एक नई रिसर्च सामने आई है और रिसर्च ये बता रही है कि जो क्वारंटीन और लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दिन हैं, जब लोगों का एक दूसरे से मिलना बहुत कम हो गया है, एक एक्टिविटी है जिसमें बड़ी तेज़ी से जो लोगों में परवान चढ़ रही है और वो एक्टिविटी है गार्डनिंग की, प्लांटिंग की, पौधों से शगफ लगाओ की। और लोग बहुत ज़्यादा नर्सरीज़ का रुख कर रहे हैं, पौधे ख़रीद रहे हैं, जो भी जगह उनके पास घर में है वहाँ पौधे लगा रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर के बाद एक तगड़े मॉनसून सीजन की आमद हो चुकी है। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मरतबा बादल खुलकर बरसेंगे। कराची में बारिशों की पेशगोई है, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की झड़ी लग गई है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। यही सारी सूरत हाल है। खालिद महमूद, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि हम क्या तैयारी करें, हमें तो क्या तैयारी करनी है। एक्चुअली कराची की अगर बात करें तो नाले साफ़ करने के लिए हुकूमतों को तैयारी करनी है कि इलेक्ट्रिक को अपनी तैयारी करनी है, कहीं ऐसा ना होना कि हल्की सी फुहार पड़े और पानी भर जाए और बिजली भी चली जाए। अच्छा खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुल्क भर में जो गर्मी की शदीद लहर चल रही है, फील्स लाइक 46 था कल परसों कराची में, उधर मानसून सीजन भी सर पर है, किन किन इलाकों में बारिशें होंगी, कितनी बारिश एक्सपेक्ट करें इस मरतबा मानसून में? देखें, नॉर्मली पाकिस्तान में जो मानसून का सीज़न है वो ऑफिशियली 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन इस दफ़ा वो 3-4 दिन लेट है और जो पहली मानसून की बारिश है वो 4 तारीख को स्टार्ट हुई है और इसका स्पेल 2 से 3 दिन तक रहेगा। और ये आपके साउथ सिंध से लेके पंजाब के सेंट्रल, बालाई पंजाब, कश्मीर और केपी के कुछ इलाकों तक महदूद रहेगी। और इन एरियाज़ में ये जो पहली बारिश है 2 से 3 दिन, ये इन इलाकों में अच्छी रेन का सबब बनेगी। सिंध में ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, कराची तक इसके चांसेस हैं, ऊपर नवाबशाह तक ये जा सकती है, लेकिन वहाँ पे ये रेन इतनी ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जिनमें साहिवाल, लाहौर, रहीम यार खान, इसी तरह सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, मियांवाली, बखर, इन एरियाज़ में, रावलपिंडी, इन एरियाज़ में रेन अच्छी होगी। इसके स्पेल जो है वो ऑफ एंड ऑन चलते रहेंगे, बारिश होगी, फिर धूप आ जाएगी और फिर चलती रहेगी। ये 4 से लेकर 6 तारीख तक इस तरह के स्पेल जो है इन एरियाज़ में बारिश देंगे।
फिर उसके बाद 2 से 3 दिन का गैप है और फिर ये जो है नेक्स्ट स्पेल इसका आ जाएगा। यानी कि इस बार मजमूई तौर पर अच्छा मानसून एक्सपेक्ट किया जा रहा है। खालिद साहब, गुज़श्ता कई बरसों में बहुत से इलाकों में खासतौर पर शहरों में फ्लैश फ्लडिंग देखने को मिली है, अर्बन फ्लडिंग भी आई है। कराची में शहरियों को इसका बड़ा डर रहता है क्योंकि यहाँ पे नालों की जो सूरत हाल है उस पर तो क्या ही बात करें। तो इस बार क्या कोई ऐसा खदशा है, क्या इतनी बारिश होगी कि हम अर्बन फ्लडिंग खुदा न खास्ता देखें कराची में? जो भी फ्लडिंग की बात होती है, फ्लैश फ्लडिंग हो या रिवराइन फ्लडिंग हो, वो बेसिकली इवेंट पे मुहित होती है और वो इवेंट बेस फोरकास्ट होती है। हम नॉर्मल जो मॉनसून की पहले फोरकास्ट करते हैं वो सीजनल फोरकास्ट होती है और वो पूरे सीजन को कवर करती है। लेकिन जब साथ साथ ऐसा प्रोसीड करते रहते हैं तो फिर हम इवेंट्स पे भी चले जाते हैं और जब इवेंट कोई हमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो इवेंट आ रहा है और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या वो किन किन एरियाज़ पे फोकस है, तो फिर हम साथ साथ फोरकास्ट कर सकते हैं और करते रहते हैं। अभी इस टाइम आपको ये कहना कि इस पूरे मॉनसून में किन किन एरियाज में फ्लैश फ्लडिंग होने के चांसेस हैं या कहाँ हो सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि जब भी हमें ये लगता है कि कोई भी इवेंट किसी भी एरियाज पे फोकस हो रहा है तो हम अपनी फोरकास्ट जो है वो उस साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं और कोशिश ये करते हैं। खालिद महमूद, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट दी। जो पहली प्रेडिक्शन होती है उन्होंने कहा मजमूई तौर पर सीजन की प्रेडिक्शन है। जो सुबह के जो आप मनाजर देख रहे थे कराची के, बिल्कुल सुबह सुबह के मनाजर थे। कभी मौसम अच्छा होता है, कभी फिर हवा बंद हो जाती है, अजीब सी कन्फ्यूजन है। तो हम इस वीडियो के बारे में तो आसिम से पूछेंगे ही। 29 लाख बाय द वे बहुत ही थोड़े टाइम में इसके व्यूज़ हो चुके हैं। आसिम की स्टार पावर ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, 3 दिन में एक्चुअली 29 लाख हो गए हैं। अभी हम कोरोना टेस्टिंग की बात करेंगे। बारहा ये कहा जा रहा है कि कहीं हमारा कर्व फ्लैटन हो रहा है, कहीं खुशखबरी सुनाई जा रही है कि वबा काबू में आ रही आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन दरअसल टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। और अगर आप चारों सूबों का वही मवाजना करें तो पंजाब में आबादी के हिसाब से बड़ी कम टेस्टिंग हो रही है, सिंध में पंजाब से भी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन राइट नाउ, बट वी जस्ट होप कि वाकई हमारे फिगर्स जो हैं वो कम हो रहे हों। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3,344 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 2,31,818 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 50 अफराद जान से गए। अब तक 4,762 अमवात हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 22,271 टेस्ट किए गए, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि आज से टेस्टिंग की मौसर पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और यौमिया 1 लाख तक टेस्ट की तादाद की जाएगी। आई वंडर के कैसे होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद से हालात में बेहतरी आई है। जुलाई के आखिर में कोरोना के मरीजों की तादाद 4 लाख तक हो गई। सिर्फ कराची में बेहतरी नजर नहीं आई, जिसके लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर हिकमत अमली बना रहे हैं। हिफाजती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल दरामद भी बेहतर हुआ है, इंतज़ामी कार्रवाई भी बहुत हुई है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा, तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहाँ पर हमें इतनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। जुमे के रोज़ कौमी असम्बली की कामना कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज को ब्रीफिंग देते हुए मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा ने बताया कि टेस्ट किट्स चेकिंग के आखिरी मराहिल में हैं। कोरोना टेस्ट कम होने का शिद्दत से एहसास है, जल्द टेस्ट बढ़ाने की पॉलिसी ला रहे हैं और कोशिश है कि टेस्ट की तादाद 1 लाख तक पहुँच जाए। इसी पे हम बात करेंगे। नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ होंगी और शहला रज़ा डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में। उनसे पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा हमारे साथ होंगी, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे उनका तीसरी बार टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, वो किस तरह से अपना वक्त गुजार रही हैं। ज़ाहिर है इंसान को थोड़ी सी टेंशन भी होती है, लेकिन टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन अभी हम टेस्टिंग किस तरह से बढ़ानी है और क्या हिकमत अमली है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन साहिबा, हमारे वज़रा बहुत ही एतमाद और यकीन के साथ बताते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना टेस्टिंग की इस्तेदाद 1 लाख तक होने वाली है, लेकिन इस दावे के बावजूद हम देख रहे हैं, कोई भी सुबह उठा के देख लें, इस्लामाबाद उठा के देख लें, 20-21 हज़ार से टेस्ट ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना अंडर कंट्रोल है? आबादी के तनासुब से हमारे टेस्ट तो कहीं है नहीं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको कैपेसिटी के बारे में बता दूं कि जिस दिन कोरोना आया था हमारे मुल्क में तो उस वक्त 2-3 लैब्स थी। आज उन लैब्स की तादाद 130 तक बढ़ चुकी हुई है और उस वक्त कुछ 100 में 400 के करीब कोई टेस्ट होते थे और आज जो है आप देख रहे हैं कि हज़ारों में 30,000 तक जो हैं वो टेस्ट आज पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी से मतलब ये है कि अब हमारे पास
इनफ नंबर ऑफ लैब्स भी मौजूद हैं और डायग्नोस्टिक किट्स भी मौजूद हैं, मगर इन चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है कि ये जो बहुत सारी लैब्स है वो छोटे छोटे शहरों में हैं जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, और इसको ओवरकम करने के लिए हुकूमत इस वक्त चूँकि टेस्टिंग किट्स भी मौजूद हैं, लैब्स भी मौजूद हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए इस वक्त टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग और उनकी मज़ीद भर्तियाँ जो हैं वो जारी हैं। और उसके साथ साथ जो शिफ्ट का सिस्टम है कि बहुत सी लैब्स में एक शिफ्ट में काम हो रहा है, वो शिफ्ट्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही ये वाली कमियाँ पूरी होंगी तो आप देखेंगे कि वो जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको पूरी तरह अवेल कर सकें। जब कह रहे हैं कि किट्स वगैरह तो हैं लेकिन टेक्निकल स्टाफ की कमी है। इत्तलात हैं नौशीन साहबा के कौमी असम्बली की कामा कमेटी के इजलास में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने पंजाब की कोरोना हैंडलिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। असद उमर को ऐसी शिकायत सिंध से हैं। अब इन पॉलिसीज़ में क्या कमी है, कहाँ कमी है कि इन लोगों ने वफाकी हुकूमत की बातें नहीं मानी क्या, या फिर यहाँ अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, या कहीं और कोई कोताही हो रही है? देखें जी, जैसा कि बार बार हम जिक्र करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत जो है वो अब सूबाई मामला है, और वफाकी हुकूमत का काम ये है कि वो उनको पॉलिसीज़ जो है वो मुरतब करके दे कि हमने इस वबा को फाइट करने के लिए हमने किन लाइंस के ऊपर चलना है, क्या SOPs होनी चाहिए। तो वफाकी हुकूमत ने जो SOPs या जो लॉकडाउन का सिस्टम या जिस तरीके से एक जो एडवाइजरीज जारी की थी उसके ऊपर अब अमल दरामद कराना जो है वो सूबों का काम था। तो हमने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस थी उस तरीके से जो है वो सिंध हुकूमत ने भी उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की, और बहरहाल उनका इख्तियार था, उनके पास ये सवाबदीदी इख्तियार था कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सूबे को चलाते। तो इस वजह से थोड़े डिफरेंसेस आए हैं। जो वफाकी हुकूमत की एडवाइजरीज थी या उनकी सिफारिशात थी उन पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बन सकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। हालांकि NCC के इजलास में, NCOC के इजलास में सूबों को ऑन बोर्ड दिया जाता है, मगर उसके बावजूद ये 18वीं तरमीम की वजह से जो गैप्स थे उनकी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, सिंध की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन हमने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के पंजाब के जो सूरत हाल है उस पर भी सवालात उठाए थे, उस बारे में पूछा था, आपने ग़ालिबन उसको अवॉइड कर दिया जवाब देने से। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहबा। अभी हमें आगे बढ़ना है बिकॉज शैला रज़ा साहबा इज़ वेटिंग फॉर अस। शैला साहबा इज़ स्टिल फाइटिंग विद COVID-19। शैला साहबा, अब कैसी हैं आप, सबसे पहले तो बताइए, और इंशाअल्लाह आपने तो ज़िंदगी में बहुत बहुत मसाइल का सामना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप जिस तरह की सिनेरियो से गुजरी हैं, इंशाअल्लाह दिस शैल बी ओवर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि मैं आप दोनों की तारीफ अपने आप का कोरोना 19 टेस्ट, COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आने से भी पहले कर रही थी। बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, कोई ना कोई आपके साथ होता है। अच्छा शैला रज़ा, आपको पता है मेरी जो को एंकर है हुमा, उनको भी कोरोना हो गया, तो शी इज स्टिल इन क्वारंटीन। वो भी मैं अकेला ही हूँ अभी मैं और आप ही यहाँ पे बस बातें कर रहे हैं, तो ये भी मसला चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। आपको पता है ये कितने ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल। 12 को मैंने पहला सैंपल कलेक्ट कराया था और मुझे सिम्टम्स जो थे वो 10 से थे, और मैं बहुत ये 12 जून की आप बात कर रही हैं, राइट? जी जी। और 11 को मुझे गले में खराश और टेम्परेचर हो गया था थोड़ा सा, बिल्कुल। तो क्योंकि हमें सेशन में आना था तो मैंने टेस्ट करा लिया 12 को, और 13 को मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। और 15 डेज मैंने, जिसमें मुझे 2 दफ़ा मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, और वो ये था कि मुझे मोशंस हो गए थे बहुत ज़्यादा। और कहीं सना मक्खी तो नहीं ले ली थी आपने? फीवर नहीं, मैंने बस मैं इसी पे आना चाहती थी, बस जरा सही कर लूं। फीवर मेरा हाई हो गया था और मोशंस हो रहे थे, और 2 दफ़ा ये कैफियत रही। इससे मुझे डिहाइड्रेशन अभी तक इतनी है, जबकि मैंने काफ़ी मेरी केयर की गई है कि मेरे हथेलियों पे से और पैरों के तलवे में से सारी स्किन जो है वो निकलनी शुरू हुई है। लेकिन मैंने इसीलिए मैं बेहतर रही, और कि मैंने कोई इस टाइप के नुस्खे नहीं किए
कि टेम्परेचर 45 तक जा रहा है और हम अदरक की चाय पी रहे हैं और हम जो है वो खामखन दालचीनी की चाय पी रहे हैं और सना मक्खी है क्या है मुझे तो पता नहीं वो ले रहे हैं। और ये मुझे सख्ती से मेरे अतराफ में जो एक डॉक्टर्स थे फैमिली के, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैनाडॉल लेनी है और ये इसमें एक एंटीबायोटिक दी जाती है जो मुख्तलिफ नाम से है, एजोबैक्स, एजोटैब या जेट्रो। एरिथ्रोमाइसिन बेसिकली एंटीबायोटिक होती है फॉर्मूला उसका। हाँ, वो एरिथ्रोमाइसिन जो कि अब एजोमाइसिन के नाम से आती है जेनरिक में, तो ये मुझे दी गई। तो इसके 2 मुझे यानी कि 14 डेज मैंने ये ली। तो 11th डे पे मेरा टेम्परेचर मुझे उतरना और दोबारा होना शुरू हुआ। और मुसलसल 11 दिन आपको बुखार रहा है? मुसलसल 11 दिन बुखार? जी, मुझे टेम्परेचर नहीं मेरा पीछा छोड़ रहा था और मुझे कफ भी ख़त्म हो गई थी और मुझे आम तौर पे नज़ला रहता है वो भी ख़त्म हो गया था इसमें। लेकिन मुझे जो फीवर था वो 11th को जाके 100 पर आया है और उसके बाद जो है मैंने फिर 11th को 100 पे हुआ और 12th को नहीं था। 3 दिन के बाद मैंने दोबारा जो है जब 3 दिन हो गए और मैं सिम्टम फ्री हो गई तो मैंने टेस्ट कराया लेकिन वो पॉजिटिव था। लेकिन उसके दूसरे ही दिन मुझे फिर से खांसी और ये सब शुरू हो गया। और नहीं तो खांसी के साथ दोबारा बुखार भी क्या शुरू हो गया? बुखार नहीं हुआ, सिर्फ खांसी। अच्छा। और मुझे म्यूकस उसके साथ बलगम जैसे कहते हैं वो शुरू हो गया। अब मैंने 1-2 टीवी प्रोग्राम करने की कोशिश की फोनो बीपर पे, लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद मेरा काफी देर तक सांस खराब रहा और धक्का मुझे इतना होता रहा कि मैं हाथ में बस पानी लिए बैठी थी कि किसी वक्त भी मुझे धक्का लग जाता है। फिर मैंने मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप एंटीबॉडी कराएं। सही है। एंटीबॉडी मेरा रिएक्टिव है जो कि एक अच्छा अलामत है काफी। लेकिन कल जब मैंने दोबारा कराया तो पॉजिटिव है, लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टम फ्री हैं। हम तो 15 डेज के बाद जो है वो आइसोलेशन ब्रेक करवा देते हैं और उसके बाद आप ये N95 पहन के 6 फीट के फासले पे इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन रेस्ट ज़्यादा करें। तो क्योंकि हमारी मीटिंग थी और मेरा एक मूड था कि मैं जाऊंगी, मैंने कभी इतनी छुट्टियां नहीं की, तो मैंने टेस्ट कराया था। तो सीएम साहब को जब पता चला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उन्होंने कहा घर पे रहें। फिर उन्होंने जब कल पॉजिटिव का पता चला तो घर पे ही रहने को कहा है। गो के अब मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकती बट स्टिल कैरियर हूँ, तो मुझे एहतियात करनी चाहिए अपना। जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स वगैरह वो कह रहे थे कि अब इतने दिन बाद भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ वायरस कहीं बॉडी में रह जाता है, उसकी वजह से आ रहा होता है। अभी आप वैसे सिम्टम फ्री हैं या अभी खांसी हो रही है? खांसी तो वैसे प्रोलॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि बहुत से लोगों को नेगेटिव भी आ गया, उनको भी 2-2 हफ्ते तक खांसी रह रही है। फिर मुझे खांसी भी नहीं रही अब। अच्छा, सिर्फ मुझे वीकनेस है। हाँ वो तो है, वो भी मेरे अतराफ में जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा घर में टहलो, गैलरी में खड़ी हो और आराम ज्यादा करो, अच्छा खाओ। बस मैं आपने क्योंकि प्रोग्राम किया है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पता नहीं हमारे यहाँ हर शख्स डॉक्टर है। एक वक्त आया कि मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, हर एक मुझे इतने टोटके बता रहा था और मैंने एक भी टोटका नहीं कहा क्योंकि मेरे चेस्ट में भी शुरू में बिल्कुल कंजेशन नहीं थी। तो सबसे पहले मेरी एंटी एलर्जिक मैंने छोड़ी, फिर उसके बाद जो है मेरा कफ कॉल सिरप छूटा क्योंकि मुझे बिल्कुल खांसी नहीं थी और सिर्फ मैंने 4 या 5 दफा स्टीम ली है। स्टीम भी मैंने छोड़ी, मैं बिल्कुल ठीक थी और सबसे आखिर में मैंने पैनाडॉल छोड़ी। और जब 100 से ज़रा टेम्परेचर नीचे हुआ तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब आप एनाल्जेसिक नहीं लेंगी, यानी कि दर्द की और या बुखार की दवा नहीं लेंगी और आप शावर लेंगी 2-3 दफा दिन में। तो मैंने इसी तरह किया, इसीलिए शायद मेरे एंटीबॉडी इतनी जल्दी रिएक्टिव आ गए। और मुझे मेरी डॉक्टर ने सनवेट इंजेक्शन होता है विटामिन डी का एम्प्यूल,
ये उसने मुझे कहा था रोज एक 3 दिन तक पी ले और CSC 1000 कभी नहीं छोड़े और अच्छा खाना खाएं। हाँ, CSC 1000 तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह ये तो यकीनन करने चाहिए। अब आपने अपना ख्याल रखना है शाला साहिबा, और हम ये कहेंगे कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन कहीं इंसान को हो जाती है जब मुसलसल इतनी दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन इंशाल्लाह इट्स ऑलमोस्ट ओवर। मोशंस हुए थे बहुत ज्यादा, तो मेरी जबान जो थी, पानी मैंने इतना पिया था लेकिन मेरी जबान मुड़ गई थी खुश्क होके। तो मैंने बजट के दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे CM साहब को फोन किया था कि मुझे कहीं हॉस्पिटलाइज करा दे, और तो वो बेचारे बहुत घबरा गए थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर घर पे विजिट किया तो उसने कहा कि हाँ मोशंस बहुत है, डिहाइड्रेशन बहुत है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं है, तो अभी नहीं। लेकिन सेकंड टाइम मैंने फिर CM साहब को तंग नहीं किया, और जब मुझे मोशंस हुए तो मुझे इतने हो गए थे कि फिर मुझे ड्रिप लगी। तो मैं आपके तवज्जुह से सबसे ये कहूंगी कि प्लीज कोई नुस्खा नहीं इस्तेमाल करें। आपके पेट में कुछ नहीं गया है इस वायरस से जो आप पेट साफ करने लगते हैं। काफी लोगों की हालत इसलिए खराब हुई कि उन्होंने सना मक्खी क्या है वो सना इस्तेमाल की जी, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को मोशन हो जाते हैं, और ये वायरस जब पेट पे अफेक्ट करता है, ज़ाहिर पूरी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को मुतासर करता है, तो उसकी वजह से मोशन भी होते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं पिएं, और कमज़ोरी तो जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। ज़ाहिर है जब इतने लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग बुखार चलता है तो आप सोचें, बुखार तो वैसे ही थका देने वाली बीमारी है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, गेट वेल सून। हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ आपके साथ हैं।